गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं वरुण सर आप सबका सफलता क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स में आपका चल रहा था चैप्टर, वो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था, अर्थशास्त्र का परिचय, जो हमने 2 क्लास करी है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार उस पर प्रकाश डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने अर्थशास्त्र का अर्थ जाना कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, आर्ट्स है या साइंस है, साइंस है तो कैसा साइंस है, आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है, उसके बारे में हमने देखा। फिर हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, समष्टि और व्यष्टि ये क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। हेलो प्लग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। अभी जस्ट मैंने क्लास स्टार्ट ही की थी प्लग। गुड इवनिंग। अभी मैंने बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो अगर आपने देखा तो अभी तक की क्लास में हमने अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बारे में जाना। गुड इवनिंग। और उसके बाद हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति जानी कि अर्थशास्त्र क्या है, कला है या अर्थशास्त्र विज्ञान है, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के बारे में हमने जाना कि क्या समस्याएं हैं, क्या उत्पादित किया जाए, किसके लिए किया जाए और कैसे किया जाए। ये 3 प्रश्नों के उत्तर हमने लिए, ठीक है। और आगे हमने पढ़ा उत्पादन संभावना पक्ष के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास आपकी फोकस इसी पे होगी, ठीक है। तो पीछे की क्लास का एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो पीछे की क्लास से पूछ सकते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ हमने देखा कि दैनिक जीवन में जो हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं वही अर्थशास्त्र होता है, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रियाओं के बारे में जाना, जिसमें पैसों का लेन देन होता है आर्थिक क्रिया, जिनमें पैसों का लेन देन नहीं होता है वो अनार्थिक क्रिया होती है। आगे बात करें तो हमने अर्थशास्त्र उत्पत्ति के मूल कारणों पर व्याख्या की, क्यों हुई अर्थशास्त्र की उत्पत्ति। चयन की समस्या थी, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो हमें कोई एक ऑप्शन को चूज करना होता है, इसलिए अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई। इसके पीछे 3 कारण मैंने आपको बताया कि संसाधन दुर्लभ है, कोई भी संसाधन हो दुर्लभ है, संसाधन के वैकल्पिक उपयोग है, एक ही संसाधन के कई उपयोग किए जा सकते हैं, और मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती है, कभी भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो ये कारण रहा। आगे बात करें, इनके चलते हमें उन इच्छाओं का चुनाव करना पड़ता है जो हमारे लिए आवश्यक हैं अथवा जो हमें अधिक संतुष्टि देते हैं, इन सब के बारे में हमने बताया। फिर संसाधनों की समस्या, क्योंकि संसाधन जो है वो सीमित है, उसकी समस्या। उसके बाद वस्तु और सेवा के बारे में हमने बताया कि भौतिक वस्तु क्या और सेवा क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने व्यक्ति विशेष के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र हर व्यक्ति अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है और सक्षम होता है। आगे बात करा हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति के लिए कि क्या है अर्थशास्त्र, साइंस है या आर्ट्स है। तो हमने आर्ट्स साइंस दोनों पढ़ा कि आर्ट्स भी है और साइंस भी है, ठीक है। फिर हमने वास्तविक विज्ञान के रूप में पढ़ा, जिसमें सिर्फ ये होता है कि क्या है, किसी चीज के बारे में क्या है उसे उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। किसी चीज के बारे में सिर्फ आपको पता करना है कि क्या है वास्तविक रूप में। लेकिन वहीं अगर आदर्श विज्ञान की बात करें तो इसमें हमें होता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये आदर्श विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। मान लो अगर आपको 10th क्लास में 70% आए, तो कितने आए? 70%। ये वास्तविक स्थिति है, और आप सोचते हैं कि नहीं हमें 85 आने चाहिए थे, ठीक है। ये हमारी सोच है, 85 आने चाहिए थे। तो क्या होता है आपको ऐसी स्थिति में कि ये सिर्फ हम सोच सकते हैं, ये सोच हो सकती है हमारी, लेकिन वास्तविकता जो है वो ये होती है। आगे बात करें, हम दोनों में अंतर देखें, वास्तविक अर्थशास्त्र में और उसमें। फिर हमने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को पढ़ा, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 2 अर्थशास्त्र होते हैं, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, एक फर्म का अध्ययन करते हैं, एक उद्योग का अध्ययन करते हैं और एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। एक वस्तु आदि का स्तर पे क्या आता है, बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल से करते हैं। जबकि समष्टि की बात करें तो पूरे इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है, उसमें पूरे इकोनॉमी का। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि भी हम आपको पढ़ाएंगे। आगे हमने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देखा,
आगे हमने जाना अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी की उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय, इन सब से मिलके जो पूरा एक साइकिल बनता है, पूरा एक सर्कल ये क्रिएट होता है आपको, वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। आपको उत्पादन कोई कच्चे माल से जो उपयोग वाले माल में कन्वर्ट किया जाता है। उपभोग क्या होता है, कोई चीज हम उपयोग करते हैं। ऐसे निवेश कुछ हम बचाते हैं, विनिमय व्यापार करना, खरीदना बेचना, ये आता है। फिर हमने अर्थशास्त्र में उत्पादन, उपभोग और निवेश सबके बारे में जाना। फिर हम अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में जाना कि केंद्रीकृत या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। फिर हमने आपको बताया कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, पहली वाली अर्थव्यवस्था जो केंद्रीकृत चाइना में है, पूंजीवादी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के पास है, जिसमें बाजार का नियंत्रण होता है। एक होता है मिश्रित मिक्स इकोनॉमी में, इसमें दोनों को मिक्स किया जाता है। ये हमारे इंडिया में, आपको हमारे देश में ये है। ठीक है, आगे बात करें हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का, इस पे हमने चर्चा किया था। सबसे पहली समस्या क्या आती है हमारे पास, सबसे पहले थी क्या उत्पादित किया जाए। हमारे पास संसाधन सीमित थे, अब कोई भी देश हर चीज बना नहीं सकता, कोई भी इकोनॉमी सब कुछ नहीं बना सकता, तो वो अपने सीमित संसाधनों में सोचता है कि क्या बनाना चाहिए। फिर हमने देखा कि आपको इसमें अगला जो आया था, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन की तकनीक क्या रहेगी। दो तकनीक होती है, एक श्रम पे आधारित और दूसरा पूंजी पे आधारित। ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है श्रम पे आधारित होती है। ये इंडिया हो गया, आपको चाइना हो गया, यहाँ पे ऐसा है। जहाँ पे पैसे अधिक है, लोग कम, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे आपको पूंजी पे आधारित होता है, आपको इसलिए मशीनों का ज्यादा उपयोग होता है। फिर हमने आगे आपको बताया किसके लिए उत्पादन करना चाहिए, आपको मार्केट किसके लिए होगा ये। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने जाना आपको। और आज से बात होगी उत्पादन संभावना सारणी की। तो सबसे पहले फ्लैग, अगर आपको पहले क्लासों में कोई भी पॉइंट्स में कोई भी कंफ्यूजन रह गया है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, पहले आप हमसे वो पूछें, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज का नया क्लास। आपको नहीं पूछना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्पादन संभावना सारणी जो बिल्कुल आपके लिए नया होगा। उत्पादन संभावना सारणी उन सभी संभावनाओं को एक सारणी के द्वारा व्यक्त करती है जिनके द्वारा दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। एक उत्पादन संभावना सारणी निम्न मान्यताओं पर आधारित होती है। कौन कौन से मान्यताओं पे, सबसे पहली मान्यता होती है कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल सरल शब्दों में देता हूँ, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा उत्पादन संभावना सारणी का। और एक एग्जाम्पल लो कि आपको घर से 100 रुपए मिले हैं वेजिटेबल खरीदने के लिए। ठीक है, और दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको पहले ही कि आपको आलू खरीद के लाना है और आपको प्याज खरीद के लाना है। ठीक है, अब मार्केट में क्या है आपको कि आलू का रेट है आपको 10 रुपए, प्याज का रेट है 20 रुपए। ठीक है, तो आप एक टेबलर फॉर्म में जाओ कि एक मतलब एक पॉसिबिलिटी बनाओ कि क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो है नियम है उत्पादन संभावना सारणी बनाने का, उपलब्ध संसाधन की मात्रा स्थिर, यानी कि जो 100 रुपए मिले हैं ये 100 रुपए ही है। आप याद रखना है कि ना अपने तरफ से लगाना है ना आपको उधार देना है, इस 100 रुपए में ही आपको ये दोनों चीज खरीदनी है। दूसरा, उत्पादन की तकनीक स्थिर है। ठीक है, तकनीक का मतलब होता है कि कोई चीज का उत्पादन जब पहली इकाई हम खरीदते हैं, मान लो आलू पहली बार आपने खरीदा तो 10 रुपए किलो है। ठीक है, और जो क्वालिटी है कोई दूसरा किलो भी खरीदा तो वही क्वालिटी होनी चाहिए और वही रेट होना चाहिए। और अगला है आपको कि संसाधनों का पूर्णतः उपयोग में लिया जाए, यानी कि आपको 100 रुपए मिले थे, पूरे 100 रुपए का उपयोग करना है आपको, पूरे 100 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद अगला है कि प्रत्येक संसाधन प्रत्येक वस्तु के उत्पादन हेतु कुशलता से उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि एक संसाधन को एक वस्तु के उत्पादन से हस्तांतरित कर दूसरी वस्तु के उत्पादन में उपयोग किया जाए तो सीमांत अवसर लागत बढ़ जाता है। यानी कि देखो इसको इस एग्जाम्पल से समझो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने 6 केजी आलू लिए। ठीक है, तो 60 रुपए हो गया। और हमने प्याज लिए कितना, 2 केजी लिया हमने, तो 40 रुपए हो गया। तो 40 और 60, 100, हमारे 100 रुपए खत्म हो गए।
तो जब भी आप आलू की मात्रा बढ़ाओगे तो प्याज की मात्रा घटेगी, प्याज की मात्रा बढ़ाओगे तो आलू की मात्रा घटेगी, क्योंकि संसाधन सीमित है और एक चीज बढ़ाने से दूसरा चीज घटता है, दूसरा चीज बढ़ाने से पहला चीज घटता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आपको यही आलू प्याज जो है 3 किलो लेना है, तो 3 किलो प्याज लोगे तो 60 रुपए का होगा, 20 रुपए, तो आपके पास सिर्फ 40 रुपए बचे हैं। अब आपको आलू कितना लेना पड़ेगा? 4 केजी, यानी पहले 6 केजी आलू था, अब 4 केजी हुआ, 2 किलो कम हो गया। यानी कि प्याज की मात्रा 1 किलो बढ़ाई तो इसकी 2 किलो कम हो गई, तो उसका रेट भी दुगुना है। ठीक है, तो ये उत्पादन संभावना सारणी होता है, जो आपके समक्ष जो उपलब्ध है संसाधन, उन संसाधनों का प्रयोग करके आपको कोई अगर 2 चीज दिया जाता है, 2 ऑप्शन, तो दोनों ऑप्शन का बेस्ट क्या आप उपयोग करते हो। एक चीज का उपयोग बढ़ाओगे तो दूसरे का घटेगा, दूसरे का बढ़ाओगे पहले का घटेगा, और संसाधन सीमित है आपके पास और संसाधन का पूर्ण उपयोग करना है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए अगर इसको, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया आपको, गेहूं एवं दालों के उत्पादन की संभावना। आपके पास मान लो एक खेत है, ठीक है, एक लिमिटेड खेत है, और आपको इसमें गेहूं और दाल में से कोई एक चीज करनी, ठीक है। पहला ऑप्शन ए आपके पास ये है कि आप गेहूं बिल्कुल ना करो, 0, तो दाल आपको 15 कुंटल मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 कुंटल मिलेगा। सीमांत अवसर लागत पे हम बाद में आएंगे, अभी हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम सिर्फ ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। फिर हम बी ऑप्शन में गए, हमने 1 यूनिट गेहूं का उत्पादन किया, तो दाल का 1 यूनिट कम हो गया और अब की बार 14 यूनिट हो गया दाल, ठीक है। अगर हम गेहूं 2 यूनिट करते हैं तो ये 12 यूनिट हो जाता है। अगर हम गेहूं को 3 यूनिट करते हैं तो 9 यूनिट हो जाता है, ये घटता जा रहा है। अगर हम गेहूं को 4 यूनिट करते हैं तो ये 5 हो जाता है। अगर हम गेहूं को 5 यूनिट करते हैं तो दाल 0 हो जाता है, यानी पूरे खेत में गेहूं का उत्पादन ही होता है, 5 कुंटल मिलेगा, ठीक है। तो ये स्थिति अगर पैदा होती है, ठीक है, तो इसी को उत्पादन संभावना सारणी के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर सीमांत अवसर लागत की बात की जाए तो पहले में कंपेयर करना ही नहीं है, दूसरे में कंपेयर करो। क्या कंपेयर कर रहे हैं? 1:1 हुआ, ठीक है। कितना हुआ? 1:1, क्योंकि 14 कितना घट रहा है आपको सीमांत, आप देखो ऊपर से नीचे में कितना घट रहा है, 1, दूसरे में कितना घट रहा है, 2, अब 12 में से 9 गया कितना घट रहा है, 3, 9 से 5 गया कितना घट रहा है, 4, 5 में 0 गया कितना बचा, 5। आपको इधर वाले से ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाना है और घटा के आपको लिखते जाना है जो कितना बचा। इधर की बात करें तो ये 0 ही था, तो एक एक ही हुआ, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा आपको, 3 में से 2 गया फिर भी 1 बचा, 4 में से 3 गया फिर भी 1 बचा, और 5 में से 4 गया 1 बचा। यहाँ 1-1 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपको? पहले में 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। इसी को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। जब आप ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हो तो आपको सीमांत निकलेगा। एज ए संचयी बारंबारता जैसे आपने पढ़ी होगी, ठीक है, उसी टाइप का है। हालांकि कि ये थोड़ा-सा नया था यहाँ तक, तो एक बार मुझे आप बता दो, या तो अनम्यूट करना है, बता दो कि भई कुछ क्वेश्चन है, या तो उसके बाद हम आगे बढ़ें। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल रिपीट करते हैं। सर पूरा मत कीजिए, आप यही समझा दिए बस। देखो, नॉर्मली मैं बताता हूँ कि उत्पादन संभावना सारणी क्या होता है, कि हमारे पास कोई संसाधन सीमित होता है, ठीक है, और हमको उस संसाधन का उपयोग करना है, और हमारे पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो या तो एक ऑप्शन बढ़ाएँगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ाएँगे तो पहला घटेगा, दोनों। आपको ऐसा नहीं है कि दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा, ऐसा नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको आलू प्याज का दिया था खेत का। जैसे आपके पास एक खेत का एग्जांपल दिया कि आपके पास खेत है और इस खेत में 2 खेती हो सकती है, दाल की भी और गेहूँ की। पूरे खेत में अगर आपने दाल उगाई, पूरे खेत में, तो 15 कुंटल दाल होता है, गेहूँ 0 होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने थोड़े से खेत में गेहूँ किया और बाकी में दाल किया तो 14 कुंटल दाल हो रहा है और 1 कुंटल गेहूँ हो रहा है। अगर गेहूँ की मात्रा आपको 2 कुंटल चाहिए तो दाल 12 हो जाएगा घट के, 3 चाहिए तो 9 हो जाएगा, ऐसे ही 4 चाहिए तो 5 हो जाएगा, और 5 कुंटल अगर गेहूँ उपजाते हो, अगर आपके खेत में पूरा गेहूँ 5 कुंटल होता है, तो दाल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उत्पादन संभावना सारणी है, ठीक है। और सीमांत लागत की बात करें तो ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाइए, ठीक है। जैसे 15 में से 14 गया 1, 14 में से 12 गया 1, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ, ये वाला गेहूँ ज़्यादा उपजता है, ये गलत मतलब थोड़ा-सा हो गया है। गेहूँ वाला इस साइड आना चाहिए
और दाल वाला आपको इस साइड करना है, गेहूं वाला इधर और दाल वाला इधर, क्योंकि किसी भी खेत में आप नॉर्मली बता दूं कि दाल की उपज कम होती है, गेहूं की उपज ज्यादा होती है। ठीक है, और ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाओ, आपको ये अवसर लागत मिलता चला जाएगा। ठीक है, अवसर लागत क्या होती है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जब आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो संसाधन का उपयोग, तो एक संसाधन का उपयोग करने के लिए जिसका साधन का प्रयोग करते हो उसके बदले दूसरा आप खो देते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ना एक अपना जमीन है, ठीक है, उस पे आपने क्या करा है कि खेती करा है। तो खेती करा है तो किसकी खेती करी है? गेहूं की खेती करी है, और वहां दाल की भी हो सकती है, तो दाल की भी खेती हो सकती थी। तो आपने गेहूं की खेती करने के लिए दाल का अवसर खोया है, उसी को अवसर लागत कहते हैं, जो अवसर आप खोते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th पास किया था, जब आप 11th में आए थे तो आपके पास तीन ऑप्शन थे। ठीक है, आप आर्ट्स ले सकते थे, साइंस ले सकते थे, कॉमर्स ले सकते थे, बट आपने आर्ट्स को चूज करा। आर्ट्स को चूज करा तो आपकी अवसर लागत क्या हुई? साइंस और कॉमर्स, क्योंकि आपके पास जो मौका था साइंस और कॉमर्स पढ़ने का, वो आप नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आपने आर्ट्स पढ़ा है। ठीक है, तो आर्ट्स पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सिर्फ पैसों नहीं खर्चा जोड़ा जाता है लागत। ठीक है, अवसर लागत का मतलब हुआ एक चीज को प्राप्त करने के लिए हमने उसके पीछे क्या खो दिया है। ठीक है, तो आप बताओ पहले कि क्लियर है या और भी कुछ आपको इश्यू है, समझाना है इसमें, मैं समझाऊंगा। नो सर, अब नहीं है। बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका अवसर लागत का और उत्पादन यस सर। हाँ, क्योंकि देखो सारणी समझ में आएगी तभी ऊपर जाके क्रम संबंध समझ में आएगा, नहीं तो वक्र में बहुत कंफ्यूजन। ठीक है, यस सर, अब आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब आता है उत्पादन संभावना वक्र। जो चीज हम तालिका के रूप में आपको दिखाया है, उसी चीज को हमें वक्र क्रम के रूप में दिखाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मोटे तौर पे जानो तो यही करना है, क्रम पे दिखाना है। और जो हम इकोनॉमिक्स ये 11th ये 12th का है, इसमें क्रम ही क्रम मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्रम मिलेंगे। क्रम का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको 11th के स्टेटिस्टिक्स में दिया गया था कि कैसे क्रम का उपयोग करते हैं, कौन कौन से टाइप के क्रम होते हैं। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो दी गई वस्तुओं के सभी वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को प्रदर्शित करता है, जबकि संसाधन एवं उत्पाद की तकनीक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। ठीक है, ऐसा नहीं है उत्पादन संभावना सारणी बना लिया टेबल, उसके बाद आपका संसाधन बदल गया या उत्पादन की तकनीक बदल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तकनीक भी स्थिर होनी चाहिए आपको, और आपको आपका जो है संसाधन वो भी स्थिर होना चाहिए। कि मान लो खेत का साइज आपको 2 हेक्टेयर का था, वो से खेत का साइज बढ़ के 3 हेक्टेयर नहीं होना चाहिए। 2 में अगर कैलकुलेट करें तो 2 में ही करेंगे आप। ठीक है, जिस तकनीक से पहली बार उत्पादन कर रहे हैं उसी तकनीक से दूसरी बार भी करना है। तो ये केंद्रीय समस्याओं को हल करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, यह एक उत्पादन संभावना सारणी का वक्र के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ध्यान से देखो, जो आपको तालिका हमने दी थी, ठीक है, उसी तालिका के हिसाब से किया है। दाल का उत्पादन हमने इधर लिया है, गेहूं का उत्पादन हमने इधर लिया है। ठीक है, और हमने एक खींचा है पॉसिबिलिटी कि ए बिंदु पे यहाँ पे देखा जाए, अगर गेहूं 0 हो जाता है, यहाँ पे गेहूं 0 होगा तो दाल 5 इकाई हो गया आपको। ठीक है, अगर इसको 5 इकाई मिले, ये 15 इकाई, अगर गेहूं 15 इकाई लोगे तो दाल 0 हो गया। ऐसे ही बीच में जो डी पे क्या था, सी पे क्या था, ई पे क्या था, ये आप देखो। फिर हमने एक वक्र खींच दिया। ठीक है, वक्र खींचने के बाद मैं बताता हूँ इसमें कुछ चीजें। अगर आप इस लाइन के अंदर आते हो जितना अंदर, इसका मतलब है कि आपने संसाधन का उपयोग पूरा नहीं किया है, क्योंकि आपको इस लाइन तक आपके पास संसाधन उपलब्ध था। ठीक है, अगर जब इस लाइन पे हो तो इसका मतलब पूरा संसाधन है, यानी संसाधनों का क्या हो रहा है? न्यून उपयोग हो रहा है, कम उपयोग हो रहा है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल लाइन पे हो, इसका मतलब संसाधनों का आपने उच्चतम उपयोग किया है, यानी सभी संसाधनों का उपयोग किया है। और जब इसके बाहर चले जाते हो आप, तो इसका मतलब है कि इसकी बाहर आप तभी जा सकते हो जब आर्थिक समृद्धि होगी, यानी कि आपका संसाधन बढ़ेगा। क्योंकि आपके पास कोई क्षेत्र ही इतना था, या पैसे मानो तो पैसे ही इतना था, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बताया था जैसे 100 रुपीज थे आपके पास, तो 100 रुपीज थे तो आपने आलू लिया था और प्याज लिया था। आपके पास ऑप्शन क्या था? मैंने बताया था आलू का रेट है आपको 10, प्याज का रेट है 20। पहला ऑप्शन था कि आपने 4 किलो आलू लिया था, तो 40 रुपए 3 किलो प्याज लिया आपने। आपने 6 किलो आलू लिया तो 2 किलो प्याज लिया। आपने 8 किलो आलू लिया तो कितना लिया? 1 किलो प्याज लिया आपने। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो
कि 2 किलो आलू लिया, 2 किलो प्याज लिया, तो 2 किलो आलू जब लेंगे तो 20 रुपए खर्च होगा, 2 किलो प्याज में आपको 40 खर्च होगा, यानी टोटल 60 ही हुआ, अभी आपके बच गए 40 रुपए और बच गए। तो ये ऐसी स्थिति इस अंदर में आएगी, ठीक है, इस क्रम के अंदर आओगे ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन जब आप 4-3 लेते हो, 6-2-8-1 लेते हो, यानी कि पूरा तरह से लाइन पे हो, यानी कि पूरे पैसों का उपयोग कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो आपने 10 किलो आलू लिया, ठीक है, और 1 किलो प्याज लिया, तो 100 रुपए यही हो गए, 20 रुपए ये हो गए, 120 रुपए। अब ये स्थिति कब संभव है? अभी तो बिल्कुल संभव नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 100 रुपए, ठीक है। या तो आपके पैसे बढ़ जाए, और पैसे बढ़ने के लिए डॉट डॉट का यूज किया गया आर्थिक समृद्धि का, कि आर्थिक समृद्धि आएगी, आपके पास पैसा बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेगा, तभी इस वक्र को हम ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। यानी कि बिल्कुल अगर हम वक्र पे हैं तो संसाधन का पूर्ण उपयोग है, वक्र के अंदर हैं तो संसाधन का कम उपयोग कर रहे हैं, न्यून उपयोग कर रहे हैं। अगर हम वक्र के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है हम संसाधनों का तभी हम उपयोग कर पाएंगे जब हमारे संसाधन बढ़ेंगे। तो आई थिंक क्लियर है, या कोई डाउट है इस क्रम में तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर संसाधनों का उच्चतम प्रयोग मतलब आपके पास 100 रुपए अगर है तो पूरे 100 रुपए खर्च करना है आपको। जैसे मैंने 4 किलो आलू और 3 किलो प्याज लिया तो क्या हो गया, 40 और 60 100 हो गया, 6 लिया तो 60 और ये 40 100 हो गया, यानी पूरा पैसा यूज कर रहे हैं। तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग तब होगा जब आप लाइन पे रहोगे। लाइन के अंदर आने का मतलब आप पूरा पैसा उपयोग नहीं कर रहे हो। लाइन के बाहर तब जाओगे जब आपके पैसों की संसाधनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इस सारणी को व्याख्या किया जाए तो एक लाइन में देखा जाए तो दी गई सारणी एवं वक्र से यह स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ संभावनाओं के अनुसार उत्पादन किया जा सकता है। यदि संभावना ए का चुनाव किया जाए तो गेहूं का उत्पादन 0 होगा एवं दाल का उत्पादन 15 लाख कुंटल होगा। अगर आपको उसके पश्चात जैसे जैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे दाल का उत्पादन कम होता जाएगा, और अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकल्प का चुनाव करती है, ठीक है। कोई भी मनुष्य कोई भी इच्छा देखता है कि उसका आवश्यकता क्या है, ठीक है। जितना ऐसा नहीं है कि हम जाके वहां पे अपनी मर्जी से चीप मार्केट में खरीद लाते हैं। हम देखेंगे हमें आलू ज्यादा चाहिए या प्याज ज्यादा चाहिए, हमें गेहूं उत्पादन करने में ज्यादा जरूरत है, गेहूं की आवश्यकता है या दाल की आवश्यकता। ऑब्वियसली दाल लोग कम खाते हैं, दाल की कम आवश्यकता है, गेहूं की ज्यादा आवश्यकता। तो इस हिसाब से हर उपभोक्ता अपना अर्थव्यवस्था में अपने तरीके से चुनाव करता है उन चीजों का कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कितना संसाधन का उपयोग किसके लिए करना है आपको, ठीक है। क्लियर है। अब बात होगी उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं के बारे में। ये प्रश्न आता है, इसको गौर से देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो इसमें पूछना। पहला है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। ध्यान से देखो, आप वापस जाओ, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर ढलवा होता है, बाएं से दाएं नीचे की, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने हेतु आपको दूसरी वस्तु का उत्पादन कम किया जाता है, ठीक है। जब भी आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाओगे तो दूसरी वस्तु का उत्पादन ऑब्वियसली आपको कम करना पड़ेगा। संसाधनों के स्थिर होने के कारण दोनों वस्तुओं के उत्पादन में एक साथ वृद्धि नहीं की जा सकती है आपको, ठीक है। संसाधन जो है वो सीमित है, एक साथ वृद्धि कैसे करेंगे? अगर मान लो हम 4 केजी आलू ले रहे थे तो 40 रुपए खर्च कर रहे थे, और 3 किलो प्याज में 60 कर रहे थे। अगर मेरा मन हो रहा है कि प्याज भी 1 किलो बढ़ा दें और आलू भी 1 किलो बढ़ा दें, ऐसा संभव है इस स्थिति में? कभी संभव नहीं, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन ही नहीं है। हमारे संसाधन सिर्फ 100 रुपए का है, सीमित है। अगर हमने यहाँ पे 1 किलो बढ़ाया तो ये 20 रुपए बढ़ेगा, 80 रुपए तो यहीं पे चला गया, और ये एक बढ़ाया तब ये 50 रुपए हो गया, 130 रुपए हो गया। हमारे पास कितने हैं? 100 रुपए हैं। यानी कि एक साथ वृद्धि नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक चीज का उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज का उत्पादन घटाना पड़ेगा, दूसरे का बढ़ाएंगे तो पहले का घटाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या होता है कि वक्र जो होता है आपको वो क्या होता है, दाएं से
बाएं से दाएं की ओर ढलवा होता है, यानी कि देखा जाए तो ऐसा वक्र आता है ऐसा। ठीक है, बाएं से दाएं ओर ढलवा होकर आता है। अगली बात करें, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर या उन्मुख होता है। ऐसा सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण होता है। मतलब आप देखोगे कि सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पे होगी, इसके मूल बिंदु के सामने। ठीक है, मूल बिंदु के सामने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवसर लागत सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, इस कारण होता है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार आप यहाँ से पहले पूछ लें हमसे, फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक बिल्कुल अलग है, इसमें पूछ सकते हैं आप। ओके, चलिए। अब बात करेंगे अवसर लागत कि अवसर लागत क्या होता है आपको। अवसर लागत से अभिप्राय एक ऐसे अवसर को पाने हेतु है कि दूसरा सबसे अच्छा अवसर छोड़ दिया जाता है, उस अवसर को अवसर लागत कहते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास ऑप्शन था आर्ट्स लेने का, साइंस लेने का और कॉमर्स लेने का, बट आपने आर्ट्स को चूज किया, तो आपके दो अवसर चले गए, साइंस और कॉमर्स चले गए। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन पाए। ठीक है, अब आप आईएएस बनेंगे, आईएएस तैयारी करेंगे। ठीक है, आपकी दो अपॉर्चुनिटी चली गई। ठीक है, तो जो चीज आपको एक चीज पाने के लिए जिस चीज को आपको खोना पड़ता है, जिस अवसर को, उसी को अवसर लागत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके स्कूल में एक पिकनिक ले जाने का प्रोग्राम था, दूसरा एक स्कूल में ही मान लो कोई प्रोग्राम किया गया था स्कूल में, और ये ऑप्शन दिया गया कि जो बच्चा पिकनिक जाएगा वो स्कूल मान लो तो स्पोर्ट्स का एक इवेंट था, या तो पिकनिक पे जाना था या स्पोर्ट्स इवेंट पे जाना था। तो कुछ बच्चे ने अगर पिकनिक को चूज करा तो उन्होंने क्या किस चीज का त्याग किया, स्पोर्ट्स का त्याग किया, वो उसकी अवसर लागत है। या जिन बच्चों ने स्पोर्ट्स को चूज करा उसने पिकनिक जाने का अवसर गवा दिया। ठीक है, कहते हैं ना अवसर को गवा देना, ये उसकी अवसर लागत कहना है। ठीक है, छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अतः एक व्यक्ति अगर 20,000 रुपए की नौकरी के लिए 17,000 की नौकरी छोड़ देता है, तो इसका मतलब क्या है, उसने 17,000 रुपए, 20,000 की नौकरी की अवसर लागत 17,000 रुपए से, यानी 17,000 की नौकरी छोड़ के आया, तो वही उसकी अवसर लागत है। यह सीमांत अवसर लागत से बिल्कुल भिन्न होता है, उसके बारे में अभी जानेंगे। पहले कुल अवसर लागत के बारे में बात करते हैं। इसका अभिप्राय उत्पादन की कुल हानि से है कि टोटल हानि कितना हुआ, कुल हानि कितना हुआ। जब उपस्थित संसाधनों को अवसर एक से अवसर दो में स्थानांतरित किया जाता है तो कुल अवसर लागत अनुपात नहीं है, ये सभी इकाइयों के उत्पादन की लागत को प्रकट करता है। आपको कुल अवसर लागत का मतलब क्या है, टोटल आपने कितना खोया। अभी हम टेबल देखेंगे, टेबल के माध्यम से आपको समझाएंगे। टोटल को काउंट करके लिखो, वही कुल अवसर लागत है, ना कि वो अनुपात है एक दूसरे का। सीमांत अवसर लागत क्या है, तो सीमांत अवसर लागत जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो है आपको सीमांत अवसर लागत वह दर है जिसके अंतर्गत एक उत्पादन की मात्रा में अगर कमी करके दूसरे उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसे सीमांत उत्पादन संभावना या रूपांतरण की सीमांत दर भी कहा जाता है। जब आप एक चीज का उत्पादन बढ़ाते हो तो दूसरे चीज का घटाना पड़ता है, दूसरे का बढ़ाते हो तो पहले का घटाना पड़ता है, तो ये सीमांत अवसर लागत कहलाता है आपको। मार्जिनल रेट और ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं आपको। अतः यदि वस्तु Y का उत्पादन में आपको कमी करके वस्तु X का उत्पादन बढ़ाया तो सीमांत अवसर लागत की गणना कैसे होगी, देखो। सीमांत अवसर लागत का ये फॉर्मूला होता है कि एक वस्तु की इकाई में की गई कमी, कितनी कमी की गई, और दूसरी वस्तु की इकाई में कितनी बढ़ोतरी की गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोटैटो और ऑनियन की बात हुई थी, अगर हम देते हैं, अगर पोटैटो का कितना था आपको 4 यूनिट था और इसका 3 यूनिट था आपको, और इसका अगर 6 यूनिट करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 2 यूनिट। ठीक है, तो अगर सीमांत अवसर लागत इसकी हम निकाल लें तो क्या है, एक वस्तु की इकाई में की गई कमी, कितना कमी किया भाई वस्तु की इकाई में, 3 से 2 हुआ, एक कमी किया है हमने। ठीक है, और दूसरी वस्तु की इकाई में हम कितना वृद्धि किए हैं, दूसरी वस्तु की इकाई में हमने वृद्धि किया है 2। ठीक है, तो सीमांत अवसर लागत क्या हो गया, 1:2।
ठीक है, 1:2 का सीमांत अवसर लागत यहाँ पे बना। क्लियर है पलक? दोस्तों यानी कुछ पूछना है आपको? हाँ जी पूछो। सीमांत अवसर लागत के बारे में सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो सीमांत अवसर लागत ये होता है पलक, जब अभी मैंने आपको बताया जब एक वस्तु की मात्रा को आप बढ़ाओगे, देखो ये 4 यूनिट था, 4 यूनिट यस से बढ़ा सर। के हमने 6 यूनिट कर दिया, ठीक है। तो इसके बदले में क्या होगा, दूसरे की मात्रा घटेगी, तो 3 यूनिट से कितना हो गया 2। तो फॉर्मूला होता है कि वस्तु में कितनी कमी की गई, कितनी कमी किया मैंने 1 इकाई का, ठीक है। बढ़ोतरी कितनी की गई 2 इकाई का, ठीक है। तो सीमांत अवसर लागत 1:2 हो जाएगा, ठीक है। पट्टे में आता है 1:2 आ जाएगा आपको, ठीक है। 1:2 का सीमांत अवसर लागत आया आपको, यानी कि किसी यस सर। चीज को बढ़ाने के लिए दूसरा चीज आपने कितना घटाया, या दूसरा चीज को जितना घटाया तो पहला कितना बढ़ाया आपको। तो घटी हुई संख्या बटे बढ़ी हुई संख्या अगर आप करोगे तो आपको सीमांत अवसर लागत प्राप्त होगा, ठीक है। यस क्लियर? सर। अब बात करें सीमांत अवसर लागत एवं उत्पादन संभावना के वक्र का स्वरूप का, कि उसका वक्र कैसा कैसा होता है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में उसके वक्र अलग अलग होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना इस चीज को। यदि सीमांत अवसर लागत बढ़ रही है तो उत्पादन संभावना का वक्र मूल बिंदु को नतोदर होगा, या मूल बिंदु की ओर आएगा, और यह परिस्थिति सामान्य तौर पे पाई जाती है। इसे निम्न प्रकार से आप जानोगे, ठीक है। ये ऐसा होता है, मूल बिंदु को नतोदर मतलब मूल बिंदु से सबसे दूर होता हुआ ऐसे जाता है दूर से आपको, ठीक है। मूल बिंदु को दूरी से निकल के चला जाएगा आपको। तो ये नॉर्मल यही होता है कि एक चीज हम जब बड़ी बढ़ाते हैं दूसरा चीज घटता है। ये नॉर्मल सिचुएशन है इकोनॉमिक्स की, कि ऐसा ही चलेगा आपको। ये पहला सिचुएशन है आपको, ठीक है। क्या है पहला सिचुएशन, फिर से देख लो। यदि सीमांत अवसर लागत बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि उत्पादन संभावना सारणी का जो वक्र होगा नटोदर होगा, नटोदर मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और ये परिस्थिति समान तौर पे पाई जाती है। तो नॉर्मली यही स्थिति है। पहला अगर वाला ग्राफ भी बताया था तो ऐसा ही ग्राफ था। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, यदि मान लो सीमांत अवसर लागत स्थिर हो, तो उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं आती हुई एक सीधी सरल रेखा होती है। इसे निम्न प्रकार से हम जान सकते हैं। अगर सीमांत अवसर लागत स्थिर हो, ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट हो, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी कि पहले वाले में क्या था, पहले वाले में 1:2 हो रहा था, ऐसे ये मान लो 1:4 होता, 1:6 चलता। लेकिन अगर मान लो घटने और बढ़ने की दोनों की संख्या एक जैसी हो जाए, कि मान लो 2:2 ही आ रहा है, अगला भी 2:2 आ रहा है, अगला भी 2:2 आ रहा है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा आपको कि स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, सीधी लाइन खींची जाए। तीसरा कंडीशन आपको होता है, यदि सीमांत अवसर लागत कम हो रही हो तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, मूल बिंदु की ओर होता है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि सीमांत अवसर लागत घट रहा है तो अब की बार उल्टा होगा। मान लो जैसे कि यहाँ पे पहला सीमांत अवसर लागत 1:4 था, दूसरा 1:3, दूसरा 1:2 हो गया, 1:1 हो गया, ऐसा अगर होने लगा तो क्या होगा आपको कि ऐसा आएगा, ठीक है, उल्टा। पहले क्या आ रहा था ध्यान देना, पहले आपको ऐसा आ रहा था, मूल बिंदु को मत होता, ठीक है। जब कांस्टेंट था तो बिल्कुल सीधा लाइन आ रहा था। ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था, और ये तीसरा कंडीशन है। तो एक चीज आप ध्यान में रखना, जो पहला कंडीशन था वही आदर्श स्थिति वही होता है, ये तीसरा वाला कंडीशन कभी होता नहीं, ठीक है। ये बस एक कल्पना के लिए है कि ऐसा हो सकता है। आगे है उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव कैसे आता है, ठीक है। पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पहले पूछ लो।
नो सर, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, बट सर यस यस। हमें बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ गया क्वेश्चन तो हमें ये बिंदु बनाना पड़ेगा पूरा। देखो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं पहले बता दूं। इस वाले में कर्व खींचने के लिए नहीं आते हैं, आपको कर्व खींचा रहता है, उसको देख के आपको आंसर देना होता है। कर्व जो आएगा वो खींचने के लिए आपको मांग की लोच वाले में आएगा, वहां पे हम जाके आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, स्थिति दे रखी होती है और आपको उसका विश्लेषण करना होता है। ठीक है, और किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो भी हम करवाएंगे। पहले तभी हम नॉर्मल प्रश्न करवाएंगे आपको, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो हम एग्जाम के सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, फिर और बेहतर तरीके से आप इसे जान पाओगे। उसके लिए आप बेफिक्र यस रहो, सर। एग्जाम के लिए फिक्र मेरे पे छोड़ दो, हम लोग फिक्र कर लेंगे एग्जाम कैसे लेना है। ठीक है, यस सर। और आज आपकी कौन सी क्लास है 6:30 बजे से? सर समाज शास्त्र। तो उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव हो सकता है और ये वक्र दाएं ओर एवं बाएं ओर दोनों तरफ खिसक जाता है आपको। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव आता रहता है। आपने याद करो उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव यहाँ पे आके। हाय गुरप्रीत, आज भी लेट आए हो आप, एकदम लास्ट में क्लास में आते हो भाई, ऐसे कैसे? 5:15 की क्लास होती है, प्लीज 5:15 पे आओगे तभी तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा, सीख पाओगे। अभी आप ऑडियो ज्वाइन कर रहे हो, ऑडियो ज्वाइन कर लो। आपका ऑडियो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, चैट से आप बता सकते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र पे वापस चलो इसे समझने के लिए। देखो उत्पादन संभावना वक्र में 3 कंडीशन थे, ध्यान दो। एक तो अगर नीचे की ओर आएगा, जो मेन लाइन है उससे नीचे आएगा मतलब संसाधन घट रहा है। ठीक है, इसका या तो पूर्ण उपयोग नहीं कर, ऊपर जाएगा यानी कि संसाधन बढ़ रहा है, और बीच में यानी कि संसाधन स्थिर है। ये तीनों स्थितियां वहां पे उत्पन्न होगी किस काम में, तो देखते हैं क्या है। तो बात करें कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव हो सकता है और यह वक्र दाएं ओर एवं बाएं ओर दोनों तरफ खिसक सकता है। दाएं ओर खिसकाव जो होता है वो संसाधनों में वृद्धि के कारण होता है। पहले बता दिया, मान लो ये उत्पादन संभावना वक्र है, ये ओरिजिनल है आपको यहाँ। अगर दाईं ओर आपको खिसकाना है, इसको इधर की ओर खिसकाना है मतलब संसाधन में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर आपको या तो तकनीक बेहतर हुई है, लेकिन अगर बाएं ओर हो, अगर इधर की ओर खिसक रहा है नीचे की ओर, इसका मतलब है संसाधन में कमी आई है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन की स्थिर रहेगा, दूसरा कंडीशन की संसाधन बढ़ने से आगे बढ़ेगा, तीसरा कंडीशन की संसाधन घटने से पीछे की ओर आएगा। तो ये 3 स्थिति के बारे में आपको जानना है। गुरप्रीत, हेलो गुरप्रीत, अनम्यूट कर सकते हैं खुद को आप? हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ? कोई नहीं, आप चैट में जवाब दें, वैसे 5:15 से क्लास होती है, टाइम से आए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे वही चीज मैंने बताया आपको कि यहाँ पे देखो 3 कंडीशन है हमारा। पहला कंडीशन ए और बी कंडीशन है। ए और बी वाला जो ग्राफ है इसका मतलब है कि संसाधन स्थिर है आपको। ठीक है, गुड इवनिंग गुरप्रीत। ठीक है, संसाधन स्थिर है। अगर A1 B1 की बात करें, A1 और B1 कंडीशन की, इसका मतलब है कि आगे की ओर इसका है ग्राफ, तो इसका मतलब है कि उन्नत तकनीक हुई है, संसाधन में वृद्धि हुई है। या तो आपको ज्यादा संसाधन ज्यादा संसाधन में वृद्धि हो गई, या तो अच्छे तकनीक का प्रयोग करके आप, होता है ना कि कहीं पे कोई भी कंपनी उत्पादन कर रही होती है पहले ट्रेडिशनल तरीके से, कोई मशीन आ जाती है तो और अच्छे से उत्पादन कर पाती है, ज्यादा यूनिट्स का उत्पादन कम खर्चे में कर पाती है, तो वो ये स्थिति आएगा। और तीसरा कंडीशन है कि A2 B2 का, इसका मतलब है कि आपको बाएं ओर खिसकने का मतलब है कि संसाधन में कमी आई है, आप या तो तकनीक में गिरावट आ गई है या तो आपके पैसे कम हो गए हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बताऊं, अगर सिंपल शब्दों में, ठीक है, तो वही अगर हम सिंपल एग्जाम्पल लें, आलू और प्याज की, पोटैटो और ऑनियन की, आपके पास मैंने 100 रुपए दिए थे जब, तो क्या क्या ऑप्शन कर रहे थे आप? 4 किलो ये ले रहे थे, 3 किलो ये ले रहे थे, अगर 6 ले रहे थे ये,
तो आप इसको 2 किलो ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये 10 रुपए है और ये 20 रुपए है, तो आपका यहाँ पे 40 रुपए खर्च हुआ, 40 60 100 हो जाता था यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आपको 60 और 40 100 हो जाता था। ये स्थिति कौन सी होगी, ए और ये स्थिति होगी ए और बी वाली। दूसरी स्थिति क्या है कि मैंने आपका पैसा बढ़ा दिया है, मैं अब आपको दे रहा हूँ 150 रुपए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो आप प्याज ले सकते हो, कम से कम आलू 5 किलो लेते हो, 5 किलो प्याज लेते हो, आलू ले सकते हो 5 किलो, ठीक है। तो 5 गुने ये 100 रुपए इसका हो गया 20 रुपए से, अब 50 रुपए इसका हो गया। तो ये स्थिति क्या हो गया, A1 और B1 वाली स्थिति हो गई, बढ़ गई। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अब आपको हम सिर्फ 60 रुपए देंगे, पैसा घटा दिया हमने, संसाधन घटा दिया। अब की बार क्या हो सकता है, अब की बार ये हो सकता है भाई कि आपका क्या होना है कि आप सिर्फ मान लो अगर प्याज लेते हो 2 किलो, 40 रुपए का हो गया 2 केजी, तो आप आलू सिर्फ कितना ले पाओगे, 2 किलो ले पाओगे, ठीक है। अगर प्याज आप 1 किलो लेते हो 20 रुपए का, तो आप ये ले पाओगे 4 किलो आलू। तो ये कंडीशन चलता है, तो ये होता है A to B2 कंडीशन, यानी कि अब की बार आपका संसाधन घट गया, ठीक है। पहले बार संसाधन बढ़ गया, दूसरी बार संसाधन आपका घट गया, ठीक है। तो ये स्थिति चलती रहती है। क्लियर है, एक बार आप अनम्यूट कर रहा हूं मैं। गुरप्रीत की तो आवाज नहीं आ रही, आप चैट से मुझे बताएं कि आपके क्लास शुरू हुई है, बट डोंट वरी, कल 5:15 पे जरूर ज्वाइन करना है, 5:15 या 6:30 जो भी आपका होगा उस पर ज्वाइन अवश्य करना, क्योंकि आपको क्या होगा कि ऐसी स्थिति में आपको कल हम रिवीजन भी कराएंगे, कल चैप्टर आप खत्म हो गया, कल क्वेश्चन आंसर भी शुरू करेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पलक आप बताओ, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो यहाँ पे? नो सर। बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लीन। आपने स्कूल में पढ़ रखा है चैप्टर पूरा? सर हमारे स्कूल ही नहीं खोलते। अच्छा, स्कूल खुलते ही नहीं, कौन गवर्नमेंट स्कूल में ही हो ना? नो सर, प्राइवेट। तो प्राइवेट तो खुलना चाहिए, प्राइवेट में क्या दिक्कत हो गया? सर पता नहीं, थैंक यू खुलता तो गुरप्रीत। है पर लेकिन टीचर नहीं आ रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, आप बोर्ड के अच्छे से तैयारी कर पाओगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो आप समाज शास्त्र की इससे पहले क्लास ले चुके हो? नो सर, अभी तक नहीं लिया, आज फर्स्ट टाइम है। अच्छा, हिस्ट्री की लिया है क्लास कभी आप? नो सर। अभी तक आपने सिर्फ इको का ही क्लास लिया है, सिविक्स का? यस सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है बहुत हैवी टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक को मैं कल के लिए इसलिए जानबूझ के छोड़ूंगा, छोटा टॉपिक है कि इस टॉपिक को भी करेंगे और प्लस में हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे इसके साथ। ये है उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याओं का विश्लेषण करेंगे। तो बिल्कुल अलग सा मतलब रिलेटेड इसी से, उत्पादन संभावना वक्र आर्थिक समस्याओं से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। तो अगर आप बोलो तो मैं अभी करवाऊं या बोलो तो मैं कल करवाऊं ये, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अलग अलग वक्र होंगे आपको अलग अलग तरीके के, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और क्या क्या बदलाव होते हैं सब जानेंगे इस वक्र पे। तो आप अगर बुक है तो भी, नहीं तो इसको पढ़ के आओगे, अगर पीडीएफ भी डल गई है तो पढ़ के आओगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कि बेहतर तरीके से समझोगे और हमसे प्रश्न पूछ पाओगे आप बता दो अभी करना, मैं अभी करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या आपको कल करवाना ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक कल क्वेश्चन आंसर के साथ करवाऊँ। अभी तक हमने देखा आज की क्लास में मुख्यतः क्या बताया मैंने आपको, उत्पादन संभावना सारणी के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से हमारा ये फोकस था कि उत्पादन संभावना सारणी होता क्या है, ठीक है। जब आपके पास संसाधन सीमित होते हैं तो संसाधन के उपयोग वैकल्पिक प्रयोग होते हैं आपके, एक से ज्यादा उपयोग करते हैं। अगर हम कोई चीज दो चीज उपयोग करते हैं तो एक चीज अगर हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो दूसरा चीज घटाना पड़ेगा, दूसरा ज्यादा करेंगे तो पहला घटाना पड़ेगा। तो यही आपको कह रहा था उत्पादन संभावना सारणी, और उसी सारणी को अगर हम वक्र के रूप में लिखते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र हो जाता है। यहाँ मैंने गेहूं और दालों का आपको दिया था उदाहरण, ठीक है, ये फिर वक्र के रूप में बताया था।
कि कैसे वक्र अगर ऊपर जाएगा तो आर्थिक समृद्धि होगा, नीचे आएगा तो आपको संसाधन में कमी आएगी, और ठीक इसी पॉइंट पे हम रहेंगे। इसका मतलब है कि संसाधन का पूर्ण उपयोग हो रहा है। बाकी हमने आगे क्या देखा, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को, कि ये बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर आता है, ये मूल बिंदु की ओर उत्तर होता है, आपको नतोदर होता है। आगे हमने अवसर लागत की बात करी कि जब कोई हम एक अवसर चूज करते हैं तो उसके बदले एक से ज्यादा अवसर को गवाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपके पास आर्ट साइंस कॉमर्स लेने का था ऑप्शन, बट आपने आर्ट्स चूज किया, आपने क्या खोया, साइंस और कॉमर्स को खो दिया। तो ये आपकी अवसर लागत है, ठीक है। फिर हमने बात करी कुल अवसर लागत की, फिर हमने बात करी आपको सीमांत अवसर लागत की, फिर हमने बात करी आपको सीमांत अवसर लागत के संभावना वक्र पे कैसे दिखाया गया। तीनों कंडीशन को दिखाया हमने, जब स्थिर है, जब आपको बढ़ रही है, जब घट रही है और जब स्थिर है, तीनों स्थिति हमने आपको दिखाया। उसके बाद उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव के बारे में देखा कि कैसे खिसकाव होता है। दो खिसकाव, संसाधन बढ़ने के कारण आपको दाएं ओर खिसकाव, कम होने के कारण बाएं ओर खिसकाव होता है, और वहां पे स्थिर रहता है A1 और B1, ए और बी पे। कल हम जानेंगे उत्पादन संभावना वक्र की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। तो आप जरूर पढ़ के आना। ओके, कोई नहीं, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे, ठीक है। गुरप्रीत, शायद अब आपका सही हो गया हो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। गुरप्रीत, आप पूछ सकते हो मुझसे। नहीं आया आपका नेटवर्क, आप चैट में ही आ जाओ। नहीं आ रहा आपका। पलक, आप बोल सकते हैं। नो सर, प्रॉब्लम नहीं है कोई। ठीक है, तो आप सर पढ़ के इंग्लिश की क्लास कब से ज्वाइन होगी? वो इंग्लिश क्लास तो चल रही होगी ना आपकी, शायद सैटरडे को होती है इंग्लिश की क्लास, हिंदी और सर इंग्लिश। इंग्लिश की नहीं है, हमने हिंदी की तो ज्वाइन की थी, हिंदी की भी है राघवेंद्र और सर ने बाकी लिया होगा, नहीं है राघवेंद्र सर ने सर। हिंदी पढ़ाया। कौन से सर हाँ, थे हिंदी? राघवेंद्र सर। हाँ, अंशुल सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो शायद सैटरडे को ही पढ़ाएंगे वो भी। सर या संडे की क्लास? अभी संडे क्लास नहीं है, संडे क्लास होगी जब अभी कोई दिन बाद, जब आपका वो शुरू हो जाएगा, टेस्ट वगैरह शुरू होगा हमारे यहाँ। यस सर। सब्जेक्ट की टाइमिंग 5:15 से 6:15 आपका होता है, और 6:30 से 7:30 होता है। गुरप्रीत, 2 घंटे की क्लास आपकी हर दिन चलती है। और सब्जेक्ट की बात करें तो मंडे को आपको सिविक्स होता है, ट्यूसडे सिविक्स होता है, बाकी आपको थर्सडे और फ्राइडे को जो है वो आपको क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा डेज था बुधवार, कल, फिर भी मैंने कल भी इकोनॉमिक्स ही कराई है। बाकी लोगों का भी हिस्ट्री है, बीच में आपको सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब है। और ऐप पे अवेलेबल है आपकी सभी टाइमिंग, आप ऐप पे सही से चेक करेंगे तो टाइमिंग्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है थैंक यू बच्चों? सर। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ आप।